क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक अंडर एस्टिमेटेड पत्नी अपनी असली शक्ति दिखाने का फैसला करती है तो क्या होता है? यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे उसके पति ने हमेशा कम आंका, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक खूबसूरत ट्रॉफी है। लेकिन वह चुपचाप सालों से एक ऐसे कदम की योजना बना रही थी जो न केवल उसकी अपनी स्वतंत्रता को फिर से परिभाषित करेगा, बल्कि उस आदमी के पूरे साम्राज्य को भी हिला देगा जिसने उसे धोखा दिया था। एक भव्य पार्टी की चकाचौंध रोशनी के नीचे वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार है। क्या वह सफल होगी या उसका पति उसे एक बार फिर मात दे देगा? आइए जाने। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। प्रिय, तुम नहीं समझती, रोहन मल्होत्रा ने शीशे में अपनी अरमानी टाई ठीक करते हुए कहा। एक और दिन एक वफादार पति होने का नाटक करने की तैयारी करते हुए। बिजनेस महिलाओं के दिमाग के लिए जटिल होता है। सानिया ने अपनी कॉफी के कप के पीछे से मुस्कुराया, उस आदमी को देखते हुए जिसने 8 लंबे सालों से उसकी बुद्धिमत्ता को कम आंका था। काश वह जानता कि उसने उसके हर झूठ, हर धोखे, हर गबन किए गए रुपये का पता लगा लिया था। काश वह जानता कि जिस महिला के दिमाग को वह इतना तुच्छ समझता था, उसने पिछले 6 महीने अपनी आजादी की सावधानी पूर्वक योजना बनाने में बिताए थे। बेशक मेरे प्यार, उसने फुसफुसाते हुए उस अधीनता का नाटक किया जिसकी वह उम्मीद करता था। मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं समझती, लेकिन उसकी डेस्क की बंद दराज में वे दस्तावेज जो उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। और वह क्षण अगले हफ्ते मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी में आएगा, उस पूरे उच्च समाज के सामने जिसे रोहन इतना प्रभावित करना चाहता था। सानिया ने सीखा था कि सबसे अच्छा बदला ठंडा नहीं परोसा जाता, यह सार्वजनिक रूप से, शान से और एक ऐसी मुस्कान के साथ परोसा जाता है जो सालों की खामोश गणनाओं को छुपाती है। रोहन सोचता था कि वह अपनी पत्नी को जानता है। वह यह जानने वाला था कि उसने 8 साल एक पूरी अजनबी के साथ बिताए थे। बांद्रा के आलीशान अपार्टमेंट की खिड़कियों में मुंबई की सुनहरी रोशनी झलक रही थी, जहां सानिया मल्होत्रा एक रणनीतिकार की ठंडक के साथ अपने पति रोहन की हर हरकत को ड्रेसिंग टेबल के शीशे के प्रतिबिंब के माध्यम से देख रही थी। उसने 6 महीने पहले धोखे का पता लगाया था, लेकिन उसने आंसू या चीखों के साथ प्रतिक्रिया नहीं की, जैसा कि वह एक आम पत्नी से उम्मीद करता। सानिया कभी आम नहीं थी। 32 साल की उम्र में उसके पास एक ऐसी सुंदरता थी जो क्लासिक भारतीय शान को एक तेज बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ती थी, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। उसके काले बाल उसके कंधों पर सही लहरों में गिरते थे, जबकि उसकी गहरी भूरी आंखों में ऐसे राज थे जिन्हें रोहन 8 साल की शादी में भी नहीं सुलझा पाया था। मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में मास्टर डिग्री के साथ सानिया हमेशा जानती थी कि शक्ति केवल सुंदरता में नहीं, बल्कि सही समय पर हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने की क्षमता में होती है। रियल एस्टेट क्षेत्र में बनी एक विशाल संपत्ति के उत्तराधिकारी रोहन मल्होत्रा ने उस महिला की कभी भी सही मायने में सराहना नहीं की थी जिससे उसने शादी की थी। उसके लिए सानिया एक आदर्श ट्रॉफी थी, जो उसके भागीदारों को प्रभावित करने के लिए काफी सुंदर थी। सामाजिक कार्यक्रमों में उसे शर्मिंदा न करने के लिए काफी शिक्षित थी और उसकी बिजनेस मीटिंग्स पर सवाल न उठाने के लिए काफी विचारशील थी, जो देर रात तक चलती थी। रोहन जो नहीं जानता था वह यह था कि सानिया ने अपनी स्पष्ट अधीनता को एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया था। सालों तक उसने उसकी हर हरकत, हर पैटर्न, हर कमजोरी का अध्ययन किया, जबकि वह मानता था कि वह अपने दिन पिलेट्स क्लास और दोस्तों के साथ मिलने जैसी बेकार गतिविधियों में बिताती है। सानिया चुपचाप मुंबई के उच्च समाज में अपना प्रभाव का नेटवर्क बना रही थी।
वास्तव में उसने 25 वर्षीय युवा वास्तुकार इशिका वर्मा के साथ रोहन के अफेयर का पता एक सावधानीपूर्वक जांच के माध्यम से लगाया था, जो हफ्तों तक चली थी। संदिग्ध कॉल, अलग अलग परफ्यूम, लगातार देरी, यह सब एक पहेली का हिस्सा था जिसे सानिया ने उस व्यक्ति के धैर्य के साथ जोड़ा जो जानता है कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाता है। लेकिन सानिया केवल बदले से प्रेरित नहीं थी। उसने रोहन को अपना धोखा जारी रखने दिया था क्योंकि वह तैयारी के लिए इस समय का उपयोग कर रही थी। 6 महीने के दौरान उसने महत्वपूर्ण संपर्क मजबूत किए, संयुक्त धन का एक हिस्सा विवेकपूर्ण ढंग से अपने स्वयं के व्यवसायों में निवेश किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहन के कई भागीदारों के बारे में समझौता करने वाले रहस्यों की खोज की जो सही समय पर उपयोगी हो सकते थे। प्रिय, मैं आज देर से आऊंगा, रोहन ने अपनी इतालवी टाई ठीक करते हुए कहा, जबकि वह अपने एक और विस्तृत झूठ के लिए तैयार हो रहा था। दिल्ली प्रोजेक्ट के निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक है। सानिया नाजुक रूप से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। बेशक मेरे प्यार, जब तुम वापस आओगे तो मैं यहीं रहूंगी। लेकिन उस रात अलग होने वाली थी। सानिया ने फैसला किया था कि 6 महीने की तैयारी काफी थी। यह समय था कि रोहन को पता चले कि उसने उस महिला को बहुत कम आंका था जिससे उसने शादी की थी। उसके जाने के बाद सानिया ने अपना लैपटॉप खोला और आखिरी बार अपने नोट्स की समीक्षा की। उसने रोहन की इशिका के साथ हर मुलाकात, हर बोले गए झूठ, उन लग्जरी होटलों में खर्च किए गए हर रुपये का दस्तावेजीकरण किया था जहां वे मिलते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने पाया था कि रोहन अपनी प्रेमिका के साथ अपनी असाधारण जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पारिवारिक कंपनी से पैसे निकाल रहा था। कुछ ऐसा जो उसके शक्तिशाली ससुर श्री विक्रम मल्होत्रा को भी नहीं पता था। फोन बजा। यह करिश्मा शर्मा थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और पारिवारिक कानून में विशेषज्ञता वाली वकील। सानिया, सब कुछ तैयार है, दस्तावेज तैयार हैं और सबूत व्यवस्थित हैं। क्या तुम निश्चित हो कि तुम सुलह की कोशिश नहीं करना चाहती? करिश्मा, सानिया ने स्टील जैसी मजबूत आवाज में जवाब दिया। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। रोहन ने 6 महीने पहले अपनी पसंद बनाई थी, अब मैंने अपनी पसंद बना ली है। उस रात जब रोहन उस जगह से लौटा जिसे वह एक और सफल गुप्त मुलाकात मानता था, उसने सानिया को लिविंग रूम में पाया, जो एक साटन सभ्यसाची ड्रेस में त्रुटिहीन रूप से सजी हुई थी। उसके बाल एक सुरुचिपूर्ण जूड़े में बंधे थे जो उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प को उजागर करता था। हमें बात करने की जरूरत है, उसने कहा। उसकी शांत आवाज उस तूफान के विपरीत थी जो रोहन के जीवन पर टूटने वाला था। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ अलग था। वह विनम्र मुस्कान जो आमतौर पर उसका स्वागत करती थी, गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी अभिव्यक्ति ने ले ली थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी महिला की अभिव्यक्ति जिसने नाटक करना बंद करने का फैसला किया था। सानिया, अगर यह मेरे हाल ही में देर से आने के बारे में है तो मैं समझा सकता हूं। ओ रोहन, उसने बीच में रोकते हुए शान से उठकर और मरीन ड्राइव की ओर देखने वाली खिड़की तक चलते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही इशिका वर्मा के बारे में सब कुछ जानती हूं। मैं उस अपार्टमेंट के बारे में जानती हूं जो तुमने उसके लिए बांद्रा में किराए पर लिया है। मैं उन गहनों के बारे में जानती हूं जो तुमने कॉर्पोरेट कार्ड से खरीदे हैं। और मैं उन 2 करोड़ रुपयों के बारे में जानती हूं जो तुमने अपनी नई जिंदगी को फंड करने के लिए कंपनी के खाते से निकाले हैं। रोहन की दुनिया उस पल बिखर गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्दों ने बाहर आने से इनकार कर दिया। सानिया उसकी ओर मुड़ी और 8 सालों में पहली बार रोहन ने अपनी पत्नी को वैसे देखा जैसी वह वास्तव में थी। सिर्फ एक सुंदर महिला नहीं, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति जिसे कम आंकने की मूर्खता उसने की थी। कल से सानिया ने उसी विनाशकारी शांति के साथ जारी रखा। तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे शादी करना सिर्फ स्टेटस की बात नहीं थी, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। और अब मेरे प्यारे पति, तुमने वह सुरक्षा हमेशा के लिए खो दी है। मुंबई में भोर अपने साथ वह भारी खामोशी लेकर आई जो बड़े तूफानों से पहले आती है।
रोहन ने पूरी रात सानिया को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की थी, हताश दलीलों और अपने कार्यों की गंभीरता को कम करने के दयनीय प्रयासों के बीच बारी बारी से। लेकिन सानिया अडिग रही, एक चट्टान की तरह जिसके खिलाफ लहरें टूटती हैं बिना एक भी दरार पैदा किए। सानिया, प्लीज हम इसे सुलझा सकते हैं? रोहन ने उस सुबह 10वीं बार विनती की, जबकि वह अपनी कॉफी ऐसे बना रही थी जैसे यह कोई सामान्य दिन हो। यह सिर्फ एक फ्लिंग था, इसका कोई मतलब नहीं था। उसने उसे उसी भाव से देखा जैसे कोई विशेष रूप से अप्रिय कीड़े को देखता है। रोहन, क्या तुम सच में मानते हो कि यह ईर्ष्या या टूटे हुए दिल के बारे में है? सवाल ने उसे चकित कर दिया। अपने मर्दाना अहंकार में उसने मान लिया था कि सानिया की पूरी प्रतिक्रिया आहत भावनाओं और स्त्रैण अधिकार के इर्द गिर्द घूमती है। उसके मन में यह कभी नहीं आया कि वह किसी और खतरनाक चीज से प्रेरित हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति की ठंडी तर्क संगतता जिसका गहरा अनादर किया गया हो। तुमने मुझे कभी नहीं समझा, है ना? सानिया ने अपनी कॉफी के कप के साथ मेज पर बैठते हुए जारी रखा, जैसे कि वह मौसम पर चर्चा कर रही हो। 8 सालों तक तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सुंदर सहायक वस्तु थी। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं देखती थी, सीखती थी, तैयारी करती थी। उसी क्षण रोहन का फोन बजा। यह उसके पिता श्री विक्रम मल्होत्रा थे और स्पीकर फोन के माध्यम से आवाज के स्वर से यह स्पष्ट था कि खबर उस तक रोहन की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच गई थी। रोहन, अभी ऑफिस आओ। रोहन के स्पष्ट रूप से घबराकर चले जाने के बाद सानिया ने महीनों में पहली बार खुद को एक वास्तविक मुस्कान की अनुमति दी। उसने मल्होत्रा परिवार की शक्ति की गतिशीलता का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे और वह ठीक से जानती थी कि श्री विक्रम यह जानकर कैसे प्रतिक्रिया देंगे कि उनके बेटे ने न केवल अपनी शादी बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और वित्त को भी खतरे में डाल दिया था। सानिया ने अगले कुछ घंटों का उपयोग अपनी योजना के अगले चरण को क्रियान्वित करने के लिए किया। उसने नैना सिंघानिया से मुलाकात की, जो मुंबई के उच्च समाज की सबसे प्रभावशाली महिला और शहर के सबसे विशिष्ट कार्यक्रमों की आयोजक थी। नैना सानिया की शादी के शुरुआती वर्षों में उसकी अनौपचारिक संरक्षक रही थी। उसने उसमें एक दुर्लभ बुद्धिमत्ता और एक प्राकृतिक शान को पहचाना था जो उसकी अधिक विनम्र पृष्ठभूमि से परे थी। प्यारी सानिया, नैना ने उसे जुहू में अपनी हवेली में स्वागत करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी शादी में समस्याओं के बारे में अफवाहें सुनी है। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ भी गंभीर नहीं है। वास्तव में नैना, यह बहुत गंभीर है और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सानिया ने अपनी स्थिति को उसी सर्जिकल सटीकता के साथ उजागर किया जिसका उपयोग उसने अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए किया था। नैना ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखें प्रशंसा और मनोरंजन के मिश्रण से चमक रही थीं। उसे शायद ही कोई ऐसा मिला हो जो सामाजिक खेल को इतनी परिष्कार से खेलता हो। और तुम मुझसे वास्तव में क्या चाहती हो? नैना ने पूछा। मुंबई को यह दिखाने का एक मौका कि मैं वास्तव में कौन हूं, बिना मल्होत्रा उपनाम के मुझे परिभाषित किए। नैना मुस्कुराई। तुम आर्ट फॉर ए कॉज फाउंडेशन के गाला की बात कर रही हो, है ना? यह अगले शनिवार को ताजमहल पैलेस होटल में होगा। भारत के सभी सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायी वहां होंगे, जिसमें अर्जुन खन्ना भी शामिल हैं। सानिया ने पूरा किया। अर्जुन खन्ना एक बिजनेस लेजेंड थे। 50 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो प्रौद्योगिकी से लेकर मनोरंजन तक, वित्त से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। वह न केवल अपनी खगोलीय संपत्ति के लिए जाने जाते थे, बल्कि असाधारण प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सफलताओं में बदलने की अपनी क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। वह उस साल के गाला के मेजबान होने वाले थे। तुम निश्चित रूप से छोटा नहीं सोचती, नैना हंसी, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह कैसे समाप्त होता है। रोहन, मुझे हमेशा एक ऐसा आदमी लगा जो नहीं जानता था कि उसके घर में क्या खजाना है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं।
और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस बीच मल्होत्रा ग्रुप के कार्यालय में रोहन अपने पिता के नियंत्रित रोष का सामना कर रहा था। श्री विक्रम ने अपना साम्राज्य त्रुटिहीन प्रतिष्ठा और ठोस संबंधों के आधार पर बनाया था, और यह पता चलने पर कि उनके बेटे ने एक बचकाने अफेयर के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, उन्हें गहरा निराश किया था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? श्री विक्रम गरजे। तुमने न केवल एक असाधारण महिला को धोखा दिया, बल्कि हमारे परिवार को ऐसे घोटालों में डाल दिया जो दशकों के काम को नष्ट कर सकते हैं। पापा, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। सानिया माफ कर देगी, वह हमेशा माफ कर देती है। श्री विक्रम ने अपने बेटे को दया और अवमानना के मिश्रण से देखा। रोहन, तुम सच में अपनी पत्नी को नहीं जानते, है ना? सानिया मल्होत्रा उस तरह की महिला नहीं है जो विश्वासघात को माफ कर दे। और स्पष्ट रूप से तुम्हारी मूर्खता की हद जानने के बाद मैं उसे दोष नहीं देता। सच तो यह था कि श्री विक्रम ने हमेशा अपने बेटे से ज्यादा सानिया की प्रशंसा की थी। उन्होंने उसमें रणनीतिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प को पहचाना था, जो रोहन ने कभी नहीं दिखाया था। कई मौकों पर उन्होंने उससे बिजनेस के बारे में बात की थी और उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रभावित हुए थे। तुम उसके साथ सुलह करने की कोशिश करोगे? श्री विक्रम ने आदेश दिया। अगर जरूरी हो तो तुम भीख मांगोगे, क्योंकि अगर हम सानिया को खो देते हैं तो तुम न केवल एक पत्नी न खोते हो, बल्कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मेरे मन में जो सम्मान बचा है वह भी खो देते हो। जब रोहन उस रात घर लौटा तो उसने घर को खामोश पाया। सानिया बाहर चली गई थी और पहली बार उसने सोचा कि वह कहाँ हो सकती है। सालों से उसने मान लिया था कि वह उसकी सभी गतिविधियों को जानता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसने उसे कभी वास्तव में जाना ही नहीं था। वास्तव में सानिया अपने नए अपार्टमेंट में थी, वर्ली में एक सुरुचिपूर्ण स्थान जिसे उसने महीनों पहले विवेकपूर्ण ढंग से किराए पर लिया था। उसने रात अपने अलगाव के अंतिम दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस व्यावसायिक प्रस्ताव की समीक्षा करने में बिताई जिसे वह गाला में प्रस्तुत करने की योजना बना रही थी। क्योंकि सानिया सिर्फ रोहन को नहीं छोड़ रही थी, वह दुनिया को यह दिखाने की तैयारी कर रही थी कि उसने अपने जीवन के 8 साल एक ऐसे आदमी के साथ बर्बाद कर दिए थे जो कभी भी उसके जैसी महिला के लायक नहीं था। खेल शुरू हो गया था और रोहन को अभी भी पता नहीं था कि वह पहले ही हार चुका है। आर्ट फॉर ए कॉज फाउंडेशन के गाला के लिए ताजमहल पैलेस होटल के बॉलरूम को एक सपनों के दृश्य में बदल दिया गया था। छत से प्रकाश की धाराओं में क्रिस्टल झूमर लटके हुए थे, जबकि सफेद ऑर्किड और लाल गुलाब की फूलों की व्यवस्था ने एक कालातीत शान का माहौल बनाया था। भारतीय समाज की क्रीम मुख्य हॉल में घूम रही थी, त्रुटिहीन टक्सीडो और हाई फैशन ड्रेस का एक समुद्र जिनकी कीमत कई लोगों की 1 साल की कमाई से अधिक थी। रोहन अकेला पहुंचा। उसका सामान्य आत्मविश्वास उसके जीवन के सबसे कठिन सप्ताह से हिल गया था। सानिया ने उसके साथ आने से साफ इनकार कर दिया था और इससे भी बदतर वह आधिकारिक तौर पर अपने नए अपार्टमेंट में चली गई थी। उसके वकीलों ने पहले ही उसके वकीलों से एक अलगाव प्रस्ताव के साथ संपर्क किया था, जिसने उसे सदमे की स्थिति में छोड़ दिया था। वह सिर्फ आधी संपत्ति नहीं चाहती थी, वह अपनी पूरी आजादी चाहती थी, और उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए थे कि वह इसे अपनी शर्तों पर प्राप्त करे। लेकिन रोहन अभी भी मानता था कि वह स्थिति को पलट सकता है। उसके अहंकारी दिमाग में सानिया सिर्फ महिला नाटक कर रही थी और अंततः उस सुरक्षा और स्थिति में वापस आ जाएगी जो मल्होत्रा उपनाम प्रदान करता था। आखिरकार उसके जैसी महिला दुनिया में अकेले क्या करेगी, वह यह जानने वाला था। रात 10 बजे जब कार्यक्रम अपने चरम पर था, मुख्य हॉल में बातचीत धीरे धीरे कम होने लगी। जब नैना सिंघानिया आधिकारिक घोषणाओं के लिए आरक्षित छोटे मंच पर चढ़ीं, तो भीड़ में एक प्रत्याशित फुसफुसाहट फैल गई। देवियों और सज्जनों, नैना ने अपनी सबसे रहस्यमयी मुस्कान के साथ शुरू किया। आज रात हमारे पास एक विशेष आश्चर्य है। मैं आपको एक असाधारण महिला से मिलवाना चाहूंगी जिसे कई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने वास्तव में चमकते हुए देखा है।
सानिया मल्होत्रा। नाम एक दूर की गड़गड़ाहट की तरह हॉल में गूंज उठा और रोहन ने अपनी नसों में खून को ठंडा महसूस किया। उसके हाथ कांपने लगे जब रोशनी मंद हो गई और एक स्पॉटलाइट हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर निर्देशित हो गई। और फिर वह दिखाई दी। सानिया संगमरमर की सीढ़ियों से ऐसे उतरी जैसे कोई देवी ओलिंप से उतर रही हो। उसने एक शैंपेन रंग का मनीष मल्होत्रा गाउन पहना था जो ऐसा लग रहा था जैसे विशेष रूप से उसके शरीर के लिए बनाया गया हो। कपड़ा सुनहरे पानी की तरह बह रहा था, उसके सिलहूट के हर वक्र को उजागर करता था, जबकि हाथ से कशीदाकारी किए गए पोल्की हीरे एक ऐसा प्रभाव पैदा कर रहे थे जिससे वह सचमुच रोशनी के नीचे चमक रही थी। उसके बाल हॉलीवुड लहरों में खुले थे और एक हीरे का हार, जिसे रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था, उसकी सुरुचिपूर्ण गर्दन को सुशोभित कर रहा था। लेकिन यह सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं थी जिसने हॉल को खामोश कर दिया। यह पूर्ण शक्ति की आभा थी जो उससे निकल रही थी। यह वह विचारशील पत्नी नहीं थी जो सैकड़ों समान कार्यक्रमों में रोहन के साथ जाती थी। यह एक ऐसी महिला थी जिसने दुनिया को यह दिखाने का फैसला किया था कि वह वास्तव में कौन थी और प्रभाव विद्युतीकरण करने वाला था। रोहन ने पास जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पैरों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसके चारों ओर उसने प्रशंसनीय बातचीत के टुकड़े सुने। हे भगवान, मैं हमेशा जानता था कि वह सुंदर थी, लेकिन यह क्या अविश्वसनीय परिवर्तन है। मैंने सुना है कि वह मल्होत्रा से अलग हो रही है। रोहन के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सानिया की केवल उसकी उपस्थिति के लिए प्रशंसा नहीं की जा रही थी। वह एक सामाजिक सहजता के साथ हॉल में घूम रही थी जिसे उसने कभी नोटिस नहीं किया था। राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायियों के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और इतालवी में धारा प्रवाह बात कर रही थी। उसने कला, राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र के बारे में गहन ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिसने उसके वार्ताकारों को वास्तव में प्रभावित किया। रोहन इतना अंधा कैसे हो सकता है? उसके पास किसी ने फुसफुसाया, लेकिन वह क्षण जिसने वास्तव में सब कुछ बदल दिया, वह तब था जब अर्जुन खन्ना कार्यक्रम के मेजबान और एशिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक सानिया के पास पहुंचे। रोहन ने लकवाग्रस्त होकर देखा, जबकि टाइकून ने उसकी पत्नी, पूर्व पत्नी को एक ऐसे सम्मान के साथ अभिवादन किया जो वह शायद ही किसी के लिए दिखाता था। श्रीमती मल्होत्रा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक समान को पहचानने वाले का वास्तविक सम्मान था। नैना ने मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैं वास्तव में उत्सुक। सानिया एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराई जिसने रोहन का दिल तोड़ दिया। श्री खन्ना, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना एक सम्मान की बात है। मेरा मानना है कि जब भविष्य की दृष्टि की बात आती है तो हम में बहुत कुछ समान है। रोहन जो नहीं जानता था वह यह था कि सानिया ने पिछले कुछ महीने दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार पर विशेष रूप से केंद्रित टिकाऊ प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश के लिए एक क्रांतिकारी परियोजना विकसित करने में बिताए थे। उसने बाजार में एक अंतर की पहचान की थी जिसे बड़े एशियाई निवेशकों ने नजरअंदाज कर दिया था, और उसका प्रस्ताव उतना ही अभिनव था जितना कि लाभदायक। थाई बाजार का आपका विश्लेषण विशेष रूप से प्रभावशाली है, अर्जुन ने स्पष्ट रूप से मोहित होकर जारी रखा। बहुत कम एशियाई निवेशक दक्षिण पूर्व एशिया में सफल होने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक बारीकियों को समझते हैं। मैं अपनी दादी से बैंकॉक के बारे में कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूं, सानिया ने जवाब दिया। कभी कभी व्यक्तिगत दृष्टिकोण 1000 बाजार रिपोर्टों से अधिक मूल्यवान होता है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उनके चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। अन्य महत्वपूर्ण व्यवसायी उस महिला से मिलना चाहते थे जिसने अर्जुन खन्ना का पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया था। रोहन ने दूर से देखा, बढ़ती हुई भयावहता के साथ महसूस किया कि वह मुंबई के व्यावसायिक आकाश में एक नए सितारे के जन्म को देख रहा था, और यह सितारा वह महिला थी जिसे उसने 8 साल तक एक सजावटी सहायक वस्तु के रूप में माना था। रात रोहन के लिए एक दुस्वप्न और सानिया के लिए एक पूर्ण विजय के रूप में आगे बढ़ी।
उसने उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के साथ बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करते, सिंगापुर के बैंकरों के साथ निवेश रणनीतियों पर चर्चा करते और सबसे विनाशकारी महीनों में पहली बार वास्तव में हंसते हुए देखा। जब उसने अंततः पास जाने की हिम्मत जुटाई तो बहुत देर हो चुकी थी। सानिया प्रशंसकों के एक समूह से घिरी हुई थी और जब उसकी आंखें भीड़ के पार उसकी आंखों से मिलीं तो संदेश स्पष्ट था। तुम्हारे पास तुम्हारा मौका था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। सानिया, जब वह अंततः काफी करीब पहुंचा तो वह कहने में कामयाब रहा। उसकी आवाज उसके अपने कानों में भी दयनीय लग रही थी। वह उसकी ओर उस ठंडी शिष्टाचार के साथ मुड़ी जो असुविधाजनक अजनबियों के लिए आरक्षित है। रोहन, क्या आश्चर्य है तुम्हें यहां देखकर। हमें बात करने की जरूरत है, प्लीज। किस बारे में? हमारे वकील सब कुछ संभाल रहे हैं। तभी अर्जुन खन्ना ने हस्तक्षेप किया, सानिया की पीठ पर एक सुरक्षात्मक हाथ रखते हुए। यहां कोई समस्या है? रोहन ने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी पत्नी को खो दिया था बल्कि उस सामाजिक दायरे में किसी भी सम्मान को भी खो दिया था जिसे वह अपना क्षेत्र मानता था। रूपांतरित सानिया की उपस्थिति में वह उस आदमी की छाया से ज्यादा कुछ नहीं था जो वह खुद को समझता था। कोई समस्या नहीं, वह पीछे हटते हुए बुदबुदाया। जब उसने उस रात महल छोड़ा तो रोहन ने अंततः अपनी हानि की सीमा को समझा। उसने सिर्फ एक सुंदर पत्नी नहीं खोई थी, उसने एक असाधारण महिला खो दी थी जो एक साम्राज्य के निर्माण में उसकी साथी हो सकती थी। और अब वह उस साम्राज्य का निर्माण किसी और के साथ करेगी, या इससे भी बेहतर वह अपना खुद का साम्राज्य बनाएगी। गाला के बाद के 3 दिन सानिया के लिए गतिविधि का एक बवंडर और रोहन के लिए निराशा की एक खाई थे। कार्यक्रम की तस्वीरें मुंबई की सामाजिक प्रेस में प्रसारित हुईं और हर जगह सानिया मल्होत्रा के आश्चर्यजनक कायापलट और अर्जुन खन्ना के साथ उसकी आशाजनक साझेदारी की चर्चा थी। जिस बात ने रोहन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वह यह थी कि कोई भी सानिया की सफलता से हैरान नहीं लग रहा था, जैसे कि हर कोई जानता था कि वह उससे कहीं ज्यादा सक्षम थी जितना उसने कभी महसूस किया था। बुधवार की सुबह अंतिम प्रहार उसके पिता के एक फोन कॉल के माध्यम से आया। श्री विक्रम ने एक ऐसा निर्णय लिया था जो मल्होत्रा परिवार की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल देगा। रोहन, मुझे तुम्हें तुरंत कार्यालय में चाहिए। हमारे पास एक स्थिति है। जब वह नरीमन पॉइंट में मल्होत्रा ग्रुप की भव्य इमारत में पहुंचा तो रोहन ने अपने पिता को अकेला नहीं पाया बल्कि सानिया की वकील करिश्मा शर्मा और उसके पूर्ण सदमे के लिए खुद सानिया के साथ पाया। वह सम्मेलन की मेज पर ऐसे बैठी थी जैसे वह एक कार्यकारी हो, एक व्यावसायिक विलय पर चर्चा कर रही हो, न कि तलाक की प्रक्रिया में उसकी पूर्व पत्नी। बैठ जाओ रोहन, श्री विक्रम ने आदेश दिया और स्वर से यह स्पष्ट था कि यह एक अनुरोध नहीं था। सानिया ने एक गहरे भूरे रंग का कैनाली सूट पहना था जो उसे एक सीईओ जैसा दिखा रहा था। उसके बाल एक सुरुचिपूर्ण जूड़े में बंधे थे और एक इतालवी चमड़े का ब्रीफकेस उसके पैरों पर टिका हुआ था। उसने एक सौहार्दपूर्ण सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया जैसे कि वह एक दूर का परिचित हो। रोहन, श्री विक्रम ने शुरू किया, सानिया मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर आई है जो स्पष्ट रूप से एक ऐसी व्यावसायिक दृष्टि को प्रदर्शित करता है जो तुमने कभी नहीं दिखाई। रोहन की दुनिया ढह गई जब उसके पिता ने समझाया कि सानिया ने पारिवारिक कंपनी में उसकी हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की थी, एक ऐसी हिस्सेदारी जिसे उसने मान लिया था कि वह स्वचालित रूप से विरासत में मिलेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास ऐसा प्रस्ताव देने के लिए वित्तीय संसाधन थे। तुम्हारे पास यह पैसा कैसे है? रोहन पूछने में कामयाब रहा। उसकी आवाज एक घुटी हुई फुसफुसाहट के रूप में निकली। सानिया ठंड से मुस्कुराई। रोहन, 8 सालों तक तुमने मान लिया कि मैं अपने दिन पिलेट्स और खरीदारी में बिताती थी। वास्तव में मैंने हर एक रुपया जो तुमने मुझे जेब खर्च के रूप में दिया था उसे शेयरों, निवेश फंडों और क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया। जब तुम अपनी प्रेमिका पर पैसा बर्बाद कर रहे थे, मैं चुपचाप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को गुणा कर रही थी। यह खुलासा रोहन को पेट में एक मुक्के की तरह लगा।
वह इतना अहंकारी था कि उसने कभी यह समझने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी पत्नी वास्तव में अपने समय या पैसे के साथ क्या करती थी। उसके लिए वह सिर्फ एक महंगी गुड़िया थी जिसे उपहारों और उसके स्त्री शौक के लिए स्वतंत्रता के साथ खुश रखने की जरूरत थी। इसके अलावा सानिया ने उसी विनाशकारी शांति के साथ जारी रखा। अर्जुन खन्ना ने मेरे प्रोजेक्ट में निवेश करने का फैसला किया है। सटीक होने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश। जो सन्नाटा छाया वह बहरा करने वाला था। रोहन ने जानकारी को संसाधित करने की कोशिश की। उसकी पूर्व पत्नी दिनों के मामले में एशिया के सबसे अमीर पुरुषों में से एक के समर्थन के साथ एक स्वतंत्र व्यवसायी बन गई थी और अब उसके अपने परिवार की कंपनी का हिस्सा खरीदने की पेशकश कर रही थी। और एक और बात है, श्री विक्रम ने अपने बेटे को देखते हुए जोड़ा, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो निराशा और सानिया के लिए एक अजीब प्रशंसा का मिश्रण थी। तुम्हारी मां हमेशा चाहती थी कि सानिया आधिकारिक तौर पर व्यवसाय में परिवार का हिस्सा बने। अब जब तुम लोग तलाक ले रहे हो तो वह एक भागीदार के रूप में हो सकती है, बहू के रूप में नहीं। तभी रोहन ने अंततः समझा, उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई थी, उसने एक ऐसी महिला खो दी थी जिसका उसका अपना परिवार उससे ज्यादा सम्मान करता था। सानिया ने शतरंज खेला था जबकि वह चेकर्स खेल रहा था और अब वह शह और मात में था। उस रात रोहनवल्ली में सानिया के अपार्टमेंट में गया। उसने सही शब्द तैयार करने की कोशिश में घंटों बिताए थे, सुलह के भाषणों का पूर्वाभ्यास किया था, बदलाव के वादे तैयार किए थे, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। सानिया घर पर थी, सिर्फ एक रेशम की नाइटी और एक रोब पहने हुए, उसके बाल खुले, बिना मेकअप के। उसे शादी के शुरुआती सालों में वह ऐसी ही याद थी, इससे पहले कि उसने सामाजिक मुखौटे पहनना सीख लिया था। और पहली बार रोहन ने महसूस किया कि उसने सभी दिखावों के पीछे की असली महिला को कितना याद किया था। तुम क्या चाहते हो रोहन? जो शब्द उसने अभ्यास किए थे वे खो गए थे। इसके बजाय उसके अंदर कुछ पूरी तरह से टूट गया। विनाशकारी खोजों के पिछले कुछ सप्ताह, सार्वजनिक अपमान, यह एहसास कि उसने न केवल एक पत्नी बल्कि एक असाधारण साथी खो दिया था जो उसके औसत दर्जे के जीवन को कुछ असाधारण में बदल सकता था। यह सब एक साथ उस पर आ पड़ा। रोहन अपार्टमेंट के गलियारे में घुटनों के बल गिर पड़ा। सानिया प्लीज, उसकी आवाज टूटी हुई अपरिचित निकली। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। नहीं, मैंने 8 साल की गलतियां की। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया, कभी नहीं समझा कि तुम कौन थी, तुम कौन हो। आंसू जिन्हें वह नहीं जानता था कि वह बहाने में सक्षम है, उसके चेहरे पर बहने लगे। तुम असाधारण हो, तुम हमेशा असाधारण रही हो, और मैं देखने के लिए बहुत अंधा, बहुत अहंकारी, बहुत मूर्ख था। मैं तुमसे भीख मांगता हूं सानिया, मैं घुटनों के बल भीख मांग रहा। मुझे एक दूसरा मौका दो। सानिया ने उसे एक लंबे क्षण के लिए देखा और महीनों में पहली बार रोहन ने उसके कवच में एक दरार देखी। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसने उस महिला की एक झलक देखी है जो 1 दशक पहले उससे प्यार कर बैठी थी, शादी से पहले, इससे पहले कि वह उसे संपत्ति की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन फिर दरार बंद हो गई और सानिया की अभिव्यक्ति फिर से दृढ़ हो गई। उठो रोहन, उसने आज्ञा मानी, अभी भी उम्मीद करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि उसके आंसू कुछ बदल सकते हैं। 8 सालों तक, सानिया ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन एक गहरे दुख से भरी हुई। मैंने इंतजार किया कि तुम मुझे देखो, वास्तव में मुझे देखो, एक ट्रॉफी के रूप में नहीं, अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक सुंदर पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि सपनों, महत्वाकांक्षाओं, क्षमताओं वाले एक व्यक्ति के रूप में। मैंने तुमसे प्यार किया रोहन, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। अतीत काल में प्यार किया एक छुरा घोंपने जैसा था, लेकिन सम्मान के बिना प्यार काफी नहीं है, और तुमने मेरा कभी सम्मान नहीं किया। अगर तुमने मेरा सम्मान किया होता तो तुमने मुझे कभी धोखा नहीं दिया होता। अगर तुम मुझे वास्तव में जानते तो तुम जानते कि मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जो विश्वासघात को माफ कर दे। लेकिन अब मैं जानता हूं। रोहन ने हताश होकर विरोध किया।
अब मैं देखता हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। सानिया ने दुख से अपना सिर हिलाया। नहीं रोहन, तुम मुझे नहीं देखते। तुम मेरी सफलता देखते हो। तुम देखते हो कि दूसरे लोग मुझे महत्व देते हैं, और अब तुम मुझे वापस चाहते हो क्योंकि तुम्हें एहसास हुआ है कि तुमने कुछ मूल्यवान खो दिया है। लेकिन यह मुझसे प्यार करना नहीं है, यह मुझे अपनाना है। वह पास आई और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। एक ऐसा इशारा जो एक पल के लिए उस महिला की याद वापस ले आया जिसे उसने खो दिया था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हूं जो मुझे पहले दिन से देखे, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे मेरे मूल्य का एहसास करने के लिए 8 साल और एक सार्वजनिक अपमान की आवश्यकता हो। सानिया, कोई वापसी नहीं है रोहन, कभी नहीं होगी। और इन शब्दों के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया, रोहन को गलियारे में अकेला छोड़ दिया। अंततः यह समझते हुए कि उसने न केवल एक पत्नी खोई थी, बल्कि एक असाधारण महिला के साथ वास्तव में खुश रहने का मौका भी खो दिया था। उसकी सजा हमेशा यह जानकर जीना होगा कि उसके हाथों में एक दुर्लभ हीरा था और उसने उसे साधारण कांच की तरह माना था। उस गाला के 2 साल बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया, मुंबई के प्रमुख आर्थिक समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक ही नाम था, सानिया मल्होत्रा, या यूं कहें सानिया मेहरा। उसका मायके का नाम, जिसे उसने आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया था, उसे भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा वर्ष की व्यवसायी नामित किया गया था। उसकी कंपनी मेहरा कैपिटल यूरोप में सबसे सम्मानित निवेश परामर्श फर्मों में से एक बन गई थी, जो उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में विशेषज्ञता रखती थी। मेहरा कैपिटल का कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में एक आधुनिक कांच की इमारत के 2 पूरे मंजिलों पर था। दीवारें उभरते हुए एशियाई कलाकारों की समकालीन कला से सजी थीं, एक ऐसा विकल्प जो सानिया के व्यावसायिक दर्शन को पूरी तरह से दर्शाता था। स्थापित प्रवृत्तियों का पालन करने के बजाय बेरोजगार क्षमता में निवेश करना। सानिया अब 34 साल की एक और भी प्रभावशाली महिला के रूप में परिपक्व हो गई थी। उसकी सफलता ने उसे एक ऐसा आत्मविश्वास दिया था जो भीतर से बाहर की ओर विकीर्ण होता था, एक ऐसी सुरक्षा जो बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं थी। उसने अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसा किए जाने और अपनी क्षमता के लिए सम्मानित होने के बीच का अंतर सीखा था और पाया था कि दूसरा असीम रूप से अधिक संतोषजनक था। उस अक्टूबर की सुबह वह अपने कार्यालय में तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थी जब उसकी सहायक प्रिया ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। श्रीमती मेहरा, कोई आपसे मिलने आया है। उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन वह जोर दे रहा है कि यह जरूरी है। कौन है? प्रिया हिचकिचाई। रोहन मल्होत्रा। सानिया ने दस्तावेजों से अपनी आंखें उठाईं, एक भौं वास्तविक आश्चर्य में उठी। 2 साल उस आदमी के साथ बिना किसी सीधे संपर्क के 2 साल जो उसका पति था। उसने अफवाहें सुनी थीं। बेशक मुंबई एक बड़ा शहर था, लेकिन उच्च समाज के सर्कल छोटे थे। वह जानती थी कि रोहन ने अपनी प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की थी, कि उसने इशिका के साथ अपना संबंध समाप्त कर दिया था जब उस युवती ने उसे एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया था, कि वह अपने पिता का सम्मान और भागीदारों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे बताओ, मेरे पास 5 मिनट है। जब रोहन उसके कार्यालय में दाखिल हुआ तो सानिया ने उसे लगभग पहचाना नहीं। जिस आत्मविश्वासी और अहंकारी आदमी को वह जानती थी, वह एक स्पष्ट रूप से पराजित व्यक्ति में बदल गया था। वह पतला हो गया था, उसकी आंखों के चारों ओर समय से पहले झुर्रियां थीं, और उसने अपने कंधों पर उस व्यक्ति का बोझ उठाया हुआ था जिसने बहुत देर से यह पता लगाया था कि उसने क्या खो दिया था। सानिया, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक ऐसी विनम्रता थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, रोहन। उसने अपनी मेज के सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया, पेशेवर बने रहते हुए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ बैठ गया, एक अंगूठी घुमा रहा था जिसे उसने देखा कि अब उसकी शादी की अंगूठी नहीं थी। मैं माफी मांगने आया हूं। तुम पहले ही कई बार माफी मांग चुके हो। इस तरह नहीं, वास्तव में यह समझने के बाद नहीं कि मैंने क्या किया। उसने एक गहरी सांस ली,
जैसे कि वह गहरे पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहा हो। पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हें दूर से देखा है, तुम्हारी सफलता के बारे में हर लेख पढ़ा है, हर पुरस्कार, हर मान्यता का पालन किया है, और अंत में मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए? कि मैंने तुम्हें सिर्फ दूसरी महिला के साथ धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें हमारी शादी के हर दिन धोखा दिया, तुम्हें कभी वैसे नहीं देखकर जैसे तुम वास्तव में थी। मैंने तुम्हें हर बार धोखा दिया जब मैंने तुम्हें सिर्फ एक सुंदर सहायक वस्तु माना। मैंने तुम्हें तब धोखा दिया जब मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी ताकत को महत्व नहीं दिया। सानिया ने उसे खामोशी से देखा। उसके शब्दों में एक ईमानदारी थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन कुछ और भी था। एक ऐसे व्यक्ति की कड़वाहट जिसने अपनी हीनता को बहुत देर से खोजा था। तुम मुझे यह अब क्यों बता रहे हो, रोहन? वह उदासी से मुस्कुराया। क्योंकि कल मैं फिर से शादी कर रहा हूं। यह खुलासा उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना 2 साल पहले हो सकता था। वास्तव में सानिया ने राहत के करीब कुछ महसूस किया। अंत में रोहन आगे बढ़ेगा और वह अपने जीवन के उस अध्याय को पूरी तरह से बंद कर सकती थी। बधाई हो, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे। माया एक अच्छी महिला है, रोहन ने जारी रखा। सरल, स्नेही, एक अच्छी पत्नी और मां होने के अलावा कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ठीक वैसी ही महिला जैसी मैं सोचता था कि मैं चाहता हूं जब मैंने तुमसे शादी की थी। उसने एक पल के लिए रुका, उस शहर को देखने वाली खिड़की से बाहर देखते हुए जो सानिया का राज्य बन गया था। लेकिन वह कभी भी तुम नहीं होगी, और मैं कभी भी उस आदमी के लायक नहीं बनूंगा जो तुम्हारे जैसी महिला का हकदार हो। रोहन, मुझे खत्म करने दो प्लीज। उसकी आंखें उसकी ओर लौटी, और पहली बार सानिया ने उनमें कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपनी हार की पूरी स्वीकृति। मैं चाहता था कि तुम जानो कि मैं अंत में समझ गया हूं कि तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम क्रूर या द्वेषी हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मानक हैं और मैं कभी भी उनके बराबर नहीं था। वह खड़ा हुआ, एक हाथ बढ़ाते हुए जिसे उसने संक्षिप्त रूप से दबाया। खुश रहो सानिया, तुम जीवन में मिलने वाली हर अच्छी चीज की हकदार हो, और जब तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें पहले दिन से देखे, जैसे मैं तुम्हें खोने के बाद ही देख सका, तो उसे कसकर पकड़ लेना। उसके जाने के बाद सानिया कुछ मिनटों के लिए अपने कार्यालय में अकेली रही, इस मुलाकात को संसाधित करते हुए। रोहन को अंततः अपनी गलतियों की सीमा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व होते देखना कुछ कैथार्टिक था। इसने कुछ भी नहीं बदला। वह अभी भी उसे माफ नहीं करेगी, अभी भी उसके साथ वापस नहीं जाएगी, लेकिन इसने एक तरह का समापन प्रदान किया जिसे वह नहीं जानती थी कि उसे जरूरत थी। उसका फोन बजा, उसके विचारों को बाधित करते हुए। सानिया, अर्जुन खन्ना की आवाज हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। डिनर के लिए कोई योजना है? अर्जुन पिछले 2 सालों में एक व्यावसायिक भागीदार से कहीं ज्यादा बन गया था। जो एक पेशेवर सहयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे कुछ और गहरे में विकसित हो गया था। आपसी सम्मान, बौद्धिक प्रशंसा और एक रसायन शास्त्र पर आधारित एक संबंध जो हर मुलाकात के साथ बढ़ता गया। वास्तव में, उसने जवाब दिया, मेरी अभी एक दिलचस्प मुलाकात हुई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक डिनर एकदम सही होगा। बहुत बढ़िया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्य है। 2 घंटे बाद सानिया ने खुद को एक रेस्तरां में नहीं, बल्कि अर्जुन के अपार्टमेंट के निजी छत पर पाया, जिसमें पूरे मुंबई का मनोरम दृश्य था। मेज 2 के लिए रखी गई थी, मोमबत्तियों, फूलों और शैंपेन की एक बोतल के साथ, जिसकी कीमत कई लोगों की 1 महीने की कमाई से अधिक थी। अवसर क्या है? उसने पूछा, वह गिलास स्वीकार करते हुए जो उसने उसे पेश किया। तुमने अभी तक दोपहर की खबरें नहीं देखी? अर्जुन ने टेलीविजन चालू किया और सानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने स्क्रीन पर अपनी खुद की तस्वीर देखी जिसके साथ शीर्षक था, सानिया मेहरा को एशियाई आर्थिक परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, इस पद पर काबिज होने वाली पहली भारतीय महिला, वह अवाक रह गई। एशियाई आर्थिक परिषद महाद्वीप के 15 सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों और अर्थशास्त्रियों से बनी थी।
34 साल की उम्र में आमंत्रित किया जाना व्यापार की दुनिया में उसके प्रभाव की एक असाधारण मान्यता थी। तुम्हें मुझसे पहले कैसे पता चला? वह पूछने में कामयाब रही। अर्जुन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। शायद मैंने कुछ महीने पहले परिषद के अध्यक्ष को तुम्हारे नाम की सिफारिश की थी। सानिया ने उसे कृतज्ञता और मनोरंजक संदेह के मिश्रण से देखा। अर्जुन खन्ना, तुम मेरी पीठ पीछे और क्या साजिश रच रहे हो? जवाब में वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपनी जेब से एक छोटा मखमली डिब्बा निकालते हुए। दुनिया रुक गई। सानिया मेहरा, उसने कहा, उसकी आवाज भावना से भरी हुई। 2 सालों से तुमने मुझे दिखाया है कि एक सच्चा साथी होने का क्या मतलब है। कोई है जो मेरे विचारों को चुनौती देता है, जो मेज पर अपनी खुद की दृष्टि लाता है, जो केवल विरासत का प्रबंधन करने के बजाय साम्राज्य बनाता है। डिब्बा खुला। एक सगाई की अंगूठी का खुलासा हुआ, जो सिर्फ बड़ी या महंगी नहीं थी, यह एकदम सही थी। नीले नीलम से घिरा एक पन्ना कट हीरा, खुद सानिया की तरह सुरुचिपूर्ण और कालातीत। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंसू, वास्तविक खुशी के आंसू सानिया की आंखों में भर आए। सालों में पहली बार उसने खुद को यह महसूस करने की अनुमति दी कि उसने न केवल व्यावसायिक सफलता पाई थी, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में वास्तव में खुश रहने की संभावना भी पाई थी। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए अपना बायां हाथ बढ़ाया। जब अंगूठी उसकी उंगली में पूरी तरह से फिसल गई, तो सानिया ने महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी हो गई थी। वह एक ऐसी शादी से निकली थी जहां उसे कम आंका जाता था और यूरोप की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बन गई थी। उसने एक ऐसे आदमी को बदला था जो उसे संपत्ति के रूप में देखता था, दूसरे के लिए जो उसे एक समान के रूप में देखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा था कि उसका अपना सत्यापन किसी भी बाहरी अनुमोदन से अधिक मूल्यवान था। जैसे ही अर्जुन ने उसे मुंबई के सितारों के नीचे चूमा, पूरा शहर उसके पैरों पर एक जीते हुए राज्य की तरह फैला हुआ था। सानिया रोहन के बारे में एक आखिरी विचार से बच नहीं सकी। शहर में कहीं वह अपनी नई शादी की तैयारी कर रहा था। शायद अभी भी सोच रहा था कि वह इतना अंधा कैसे हो गया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहेगा। उसे उम्मीद थी कि उसने जो कुछ उसके पास था उसे महत्व देना सीख लिया होगा जब वह अभी भी उसके पास था। लेकिन सबसे बढ़कर वह आभारी महसूस कर रही थी कि वह इतना मूर्ख था, क्योंकि अगर रोहन एक बेहतर पति होता तो उसने कभी नहीं खोजा होता कि वह एक पत्नी से कहीं ज्यादा होने में सक्षम थी। उसने कभी भी अपना साम्राज्य नहीं बनाया होता, कभी भी अर्जुन से नहीं मिली होती, कभी भी वह असाधारण महिला नहीं बनी होती जो वह हमेशा से थी, लेकिन जिसे अंततः खुद को खोजने के लिए सब कुछ खोने की जरूरत थी। भविष्य उसके सामने फैला हुआ था, मुंबई की रोशनी की तरह उज्जवल और अनंत। और अपने जीवन में पहली बार सानिया मेहरा ठीक से जानती थी कि वह कौन थी और वह कहां जा रही थी। और यह निश्चितता किसी भी माफी से अधिक मूल्यवान थी जिसके लिए रोहन कभी भी भीख मांग सकता था। 15 साल बाद मई का सूरज मेहरा खन्ना ग्लोबल के अध्यक्षीय कार्यालय की खिड़कियों को सुनहरा रंग दे रहा था, जो इंपीरियल टावर्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था, जो मुंबई की सबसे भव्य गगनचुंबी इमारत थी। सानिया मेहरा खन्ना अब 39 साल की कांच की दीवार के सामने खड़ी थी, जो शहर का 360 डिग्री मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती थी, जिसे उसने जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं बल्कि प्रतिभा से जीता था। उसके बाल अभी भी मुंबई की रात की तरह काले, एक त्रुटिहीन जूड़े में बंधे थे, जो उसके चेहरे की सुरुचिपूर्ण परिपक्वता को उजागर करता था। जो तरुण टाहिलियानी अनारकली सूट उसने पहना था, एक नौसेना नीले रंग में एक विशेष रचना उसके सिलहुट को पूरी तरह से गले लगाती थी, शक्ति और परिष्कार का संचार करती थी। उसकी गर्दन पर गंजम मोतियों का एक हार, जो उसकी 10वीं शादी की सालगिरह पर अर्जुन का एक उपहार था, एक ऐसी महिला के रूप को पूरा करता था जो एक जीवित किंवदंती बन गई थी। ताजमहल पैलेस होटल में उस परिवर्तनकारी रात के बाद से 15 साल बीत चुके थे और दुनिया काफी बदल गई थी। मेहरा खन्ना ग्लोबल अब
यूरोप की सबसे बड़ी निगमों में से एक थी, जिसके 23 देशों में संचालन थे और एक वार्षिक राजस्व जो 500 अरब रुपए से अधिक था। सानिया न केवल सह संस्थापक और सीईओ थी, बल्कि वह कंपनी के हर कदम के पीछे रणनीतिक दिमाग थी। वह दूरदर्शी, जिसने बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी एक ऐसी सटीकता के साथ की थी जो सबसे अनुभवी विश्लेषकों को भी प्रभावित करती थी। लेकिन उसका साम्राज्य केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं था। मेहरा खन्ना फाउंडेशन लैटिन अमेरिका में सबसे प्रभावशाली परोपकारी संगठनों में से एक बन गया था, जो वंचित समुदायों में लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित था। सानिया ने व्यक्तिगत रूप से थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में 150 तकनीकी स्कूलों के निर्माण को वित्त पोषित किया था। हमेशा प्रवेश द्वार पर एक ही आदर्श वाक्य उकेरा हुआ था, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। उस विशेष क्षण में वह अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना की अंतिम रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थी। भारत का पहला विशेष रूप से महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका उद्घाटन अगले साल दिल्ली में होना था। इस परियोजना को रूढ़िवादी क्षेत्रों से प्रारंभिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन सानिया ने हर बाधा को उसी गणनात्मक दृढ़ संकल्प के साथ पार किया था जिसका उपयोग उसने अपनी पहली शादी से बचने के लिए किया था। माँ, क्या तुम तैयार हो? सानिया अपनी बड़ी बेटी की आवाज सुनकर मुड़ी। 12 साल की आयशा खन्ना मेहरा मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की वर्दी पहने कार्यालय के दरवाजे पर खड़ी थी। अपने पिता से विरासत में मिले भूरे बालों और अपनी मां की भेदक आंखों के साथ आयशा पहले से ही उस तेज बुद्धिमत्ता के संकेत दिखा रही थी जो उसके परिवार के दोनों पक्षों की विशेषता थी। किसके लिए तैयार मेरी जान? स्कूल में समारोह याद है? तुम्हें वर्ष की पूर्व छात्रा का पुरस्कार मिलने वाला है। सानिया मुस्कुराई। एक अंतर्राष्ट्रीय सीईओ के रूप में अपने असंभव कार्यक्रम के बावजूद वह अपनी बेटियों के जीवन में कभी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं चूकती थी। आयशा और उसकी जुड़वां बहन अनन्या उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 2 लड़कियां यह विश्वास करने के लिए पाली बड़ी थीं कि वे जो कुछ भी हासिल कर सकती थीं, उसकी कोई सीमा नहीं थी। बेशक, मुझे बस यहां खत्म करने दो। जब आयशा इंतजार कर रही थी, मेज पर रखी एक व्यावसायिक पत्रिका को लापरवाही से पलटते हुए सानिया ने सोचा कि मातृत्व ने उसके दृष्टिकोण को कैसे बदल दिया था। जब उसने अर्जुन से शादी की तो उन दोनों ने फैसला किया था कि वे बच्चे चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें अलग तरह से पालना भी चाहते हैं। उनकी बेटियां अपनी मां को कार्यकारी बैठकों की अध्यक्षता करते, अंतर्राष्ट्रीय सौदों पर बातचीत करते और राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों द्वारा सम्मानित होते हुए बड़ी हुईं। उनके लिए एक महिला का प्रभारी होना कोई अपवाद नहीं था, यह स्वाभाविक था। मां, आयशा ने पत्रिका से अपनी आंखें उठाते हुए कहा, यहां आपके बारे में एक लेख है। इसमें कहा गया है कि आप दुनिया की 10वीं सबसे शक्तिशाली महिला हैं। और तुम इसके बारे में क्या सोचती हो आयशा? उसने एक पूर्व किशोरी की विशिष्ट आकस्मिकता के साथ कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि आपको सूची में और ऊपर होना चाहिए। सानिया हंसी, एक वास्तविक हंसी जो कार्यालय में गूंज उठी। उसकी बेटियां उसे जमीन से जोड़े रखती थीं, उसे लगातार याद दिलाती थीं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने पुरस्कार जीते या कितने पत्रिका कवरों पर छपी, वह सबसे बढ़कर एक मां थी। फोन बजा। ये प्रिया थी, जो एक दशक से अधिक समय से उसकी सहायक थी। श्रीमती मेहरा खन्ना, आपके लिए एक कॉल है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया से है। वे आज की घोषणा पर एक बयान चाहते हैं। कौन सी घोषणा? रोहन मल्होत्रा के बारे में। ऐसा लगता है कि उसने दिवालियापन की घोषणा की है। सानिया ने कुछ ऐसा अप्रत्याशित चुभन महसूस की जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाई। यह न तो संतुष्टि थी और न ही दया, बल्कि शायद एक दूर की उदासी थी। 15 साल बीत चुके थे और कभी कभी वह अभी भी मुंबई के परस्पर जुड़े सामाजिक क्षेत्रों के माध्यम से अपने पूर्व पति के बारे में खबरें सुनती थी। उसने सुना था कि माया के साथ उसकी शादी केवल 5 साल चली थी, एक कड़वे तलाक में समाप्त हो गई जब उसने पाया कि रोहन अपनी पुरानी बेवफाई की आदतों में वापस आ गया था।
उसने सुना था कि उसने कई बार पारिवारिक कंपनी में अपनी स्थिति का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की थी, लेकिन श्री विक्रम, जिनका 3 साल पहले निधन हो गया था, ने अपने बेटे पर कभी भी पूरी तरह से विश्वास हासिल नहीं किया था। उसने सुना था कि रोहन ने विनाशकारी निवेश किए थे, यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह परिवार से स्वतंत्र रूप से सफल हो सकता है, लेकिन पूर्ण दिवालियापन, यह अप्रत्याशित था। टाइम्स ऑफ इंडिया को बताओ कि मेरे पास श्री मल्होत्रा के निजी जीवन पर कोई टिप्पणी नहीं है, उसने पेशेवर रूप से जवाब दिया। अगर उन्हें व्यवसाय पर एक बयान की आवश्यकता है तो मैं भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के बारे में बात करने के लिए उपलब्ध हूं। फोन रखने के बाद सानिया कुछ क्षणों के लिए खामोश रही। आयशा किशोरावस्था की तीव्र संवेदनशीलता के साथ अपनी मां के मूड में बदलाव को महसूस किया। क्या यह पापा रोहन के बारे में था? सानिया हमेशा अपनी बेटियों के साथ अपने पिछले जीवन के बारे में ईमानदार रही थी। वे जानती थीं कि उसने अर्जुन से शादी करने से पहले शादी की थी। वे जानती थीं कि कभी-कभी अतीत के लोग खबरों में दिखाई देते थे। आयशा और अनन्या रोहन को पापा रोहन कहती थीं, स्नेह के कारण नहीं, बल्कि भेद के लिए, उसे अर्जुन से अलग करने का एक तरीका, जो बस पापा था और जिसे वे अपना असली पिता मानती थी। हाँ, ये उसके बारे में था। ऐसा लगता है कि वह वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। क्या तुम दुखी हो? उसकी बेटी के सीधे सवाल ने उसे रुकने और वास्तव में अपनी भावनाओं पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। क्या वह दुखी थी? हाँ, एक उदासी थी, लेकिन उस आदमी के लिए नहीं जो रोहन था, बल्कि उस आदमी के लिए जो वह बन सकता था अगर उसने अलग विकल्प चुने होते। थोड़ी, उसने स्वीकार किया। जब कोई जिसे हम जानते हैं कठिनाइयों का सामना करता है तो यह हमेशा दुखद होता है। क्या तुम उसकी मदद करोगी? सवाल ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी बेटियों को करुणा और उदारता के मूल्यों के साथ पाला गया था, लेकिन इस समझ के साथ भी कि कार्यों के परिणाम होते हैं। नहीं मेरी जान, कभी कभी सबसे अच्छी मदद जो हम किसी को दे सकते हैं वह है उन्हें अपने विकल्पों के परिणामों का सामना करने देना। इसी तरह लोग सीखते और बढ़ते हैं। उस दोपहर स्कूल में समारोह के बाद, जहां सानिया का छोटी छात्राओं द्वारा एक नायिका के रूप में स्वागत किया गया, जो उसे इस बात का सबूत मानती थीं कि महिलाएं कुछ भी जीत सकती हैं, वह बांद्रा में अपने पसंदीदा रेस्तरां में डिनर के लिए अर्जुन से मिली। 29 साल की उम्र में अर्जुन एक अच्छी शराब की तरह बूढ़ा हो गया था। उसके भूरे बालों ने उसे एक प्रतिष्ठित हवा दी थी और सानिया के साथ साझेदारी के वर्षों ने उसके लिए उसकी प्रशंसा को गहरा कर दिया था। वे सिर्फ पति और पत्नी नहीं थे, वे जीवन के सभी पहलुओं में सच्चे साथी थे। मैंने रोहन के बारे में सुना, उसने अपना ग्रिल्ड सैल्मन नाजुक रूप से काटते हुए कहा। खबरें तेजी से फैलती हैं। नैना सिंघानिया ने मुझे ये फोन किया। जाहिर है उसने बाजार को समझे बिना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। बहुत ज्यादा गर्व, बहुत कम ज्ञान। सानिया ने सिर हिलाया। यह रोहन का विशिष्ट था। हमेशा शॉर्टकट लेने की कोशिश करता था, हमेशा यह विश्वास करता था कि आकर्षण और संबंध कड़ी मेहनत और वास्तविक क्षमता की जगह ले सकते हैं। तुम जानती हो, अर्जुन ने जारी रखा, मैं हमारी शादी के शुरुआती सालों में उससे ईर्ष्या करता था। इस स्वीकारोक्ति ने सानिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ईर्ष्या? क्यों? क्योंकि वह तुमसे पहले मिला था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे साथ 8 साल थे जो मेरे पास कभी नहीं होंगे। मुझे यह समझने में समय लगा कि उसके पास वास्तव में कभी नहीं था। उसके पास तुम्हारा एक घटा हुआ संस्करण था। तुम वास्तव में जो थी उसकी एक छाया। अर्जुन ने मेज के ऊपर से उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां 15 साल की खुशहाल शादी की परिचितता के साथ उसकी उंगलियों से जुड़ गईं। मेरे पास असली संस्करण है। मेरे पास वह महिला है जो साम्राज्य बनाती है, जो कानून बदलती है, जो अन्य महिलाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। मेरे पास वह माँ है जो हमारी बेटियों को नेता बनने के लिए पालती है। मेरे पास वह साथी है जो मुझे हर दिन बेहतर होने के लिए चुनौती देती है। आंसू, कृतज्ञता के आंसू, दुख के नहीं, सानिया की आंखों में भर आए। अर्जुन,
तो नहीं, मैं अब रोहन से ईर्ष्या नहीं करता। मुझे उस पर दया आती है क्योंकि उसके हाथ में एक हीरा था और उसने उसे सस्ते कांच की तरह माना। और अब वह अपनी बाकी की जिंदगी यह जानते हुए बिताता है कि वह यह सब अपने साथ रख सकता था, लेकिन उसने इसे फेंकना चुना। उस रात घर पर सानिया जुड़वा बच्चों के कमरे में शुभ रात्रि कहने के लिए गई। आयशा मैरी क्यूरी के बारे में एक किताब पढ़ रही थी, जबकि अनन्या वायलिन का अभ्यास कर रही थी। 12 साल की उम्र में वे पहले से ही अलग अलग व्यक्तित्व दिखा रही थीं। आयशा अधिक विश्लेषणात्मक थी, विज्ञान की ओर झुकी हुई थी, जबकि अनन्या की एक कलात्मक आत्मा थी, लेकिन उसने उन्नत गणित में भी रुचि दिखाई। माँ, अनन्या ने वायलिन को एक तरफ रखते हुए पूछा, जब आप हमारी उम्र की थीं, तो क्या आप जानती थीं कि आप प्रसिद्ध होने वाली हैं? मैं नहीं जानती थी कि मैं प्रसिद्ध होने वाली हूं, मेरी जान, लेकिन मैं जानती थी कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं। मैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहती थी, अपने खुद के विकल्प बनाना चाहती थी। और आपको इसे हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सानिया 2 बेटियों के बीच बिस्तर पर बैठ गई। उन्हें एक ऐसे आलिंगन में खींच लिया जिसमें बच्चे के शैम्पू और अनंत सपनों की महक थी। मुझे संघर्ष करना पड़ा, हाँ, लेकिन मैं भाग्यशाली भी थी। मुझे बेहतर चुनने का दूसरा मौका मिला। हर किसी को यह नहीं मिलता, इसीलिए आप हमेशा हमें शुरू से ही अच्छी तरह से चुनने के लिए कहती हैं। बिल्कुल, तुम्हें वही गलतियां करने की जरूरत नहीं है जो मैंने की। तुम मेरे अनुभव से सीख सकती हो और भी बेहतर विकल्प बना सकती हो। बाद में घर पर अपने कार्यालय में अकेली सानिया ने अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। उसने उस क्षण फैसला किया था कि यह अपनी पूरी कहानी बताने का समय था, रोहन से बदला लेने या खुद की महिमा करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के लिए जो समान परिस्थितियों में जी रही हो सकती है। उसने टाइप करना शुरू किया, मेरा नाम सानिया मेहरा खन्ना है और 8 साल तक मैं एक ऐसे आदमी से शादीशुदा थी जिसने मुझे कभी वास्तव में नहीं देखा। यह कहानी है कि कैसे मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी निराशा को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। आत्मकथा को पूरा होने में 2 साल लगेंगे और यह एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन जाएगी, जिसका 28 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। लेकिन उस क्षण वह सिर्फ अपने लिए लिख रही थी। अंत में एक ऐसी यात्रा को संसाधित कर रही थी जो आंसू और खामोशी से शुरू हुई थी, लेकिन शक्ति और उद्देश्य में समाप्त हुई थी। ताजमहल पैलेस होटल में उस परिवर्तनकारी रात के 15 साल बाद सानिया ठीक वही बन गई थी जो वह हमेशा बनने की क्षमता रखती थी। न केवल एक सफल महिला, बल्कि प्रकृति की एक शक्ति जो अपने आसपास की दुनिया को बदल देती थी। और अगर रोहन मल्होत्रा ने वित्तीय दिवालियापन की घोषणा की थी, तो सानिया मेहरा खन्ना ने उन सभी रूपों में धन की घोषणा की थी जो वास्तव में मायने रखते थे। सच्चा प्यार, असाधारण बेटियां, सार्थक उद्देश्य और यह जानने की गहरी संतुष्टि कि उसने अपने जीवन को ठीक वैसा ही बना लिया था जैसा उसने सपना देखा था कि यह हो सकता है। वह लड़की जिसने एक दिन कम आका जाना स्वीकार कर लिया था, वह महिला बन गई थी जिसने शक्तिशाली होने का अर्थ फिर से परिभाषित किया था। और यह उसने सोचा जब उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उस आदमी के बगल में सोने की तैयारी की जो उससे प्यार करता था, ठीक वैसे ही जैसे वह थी। एक सुखद अंत की सच्ची परिभाषा थी। इसलिए नहीं कि खलनायक को दंडित किया गया था, बल्कि इसलिए कि नायिका ने पाया था कि वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने कभी सोचा था।